नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिजिक्स का ये लेक्चर रहेगा और जिसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सर्कुलर मोशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को और प्रोजेक्टाइल मोशन को। साथ में ही कुछ केपलर के लॉ हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। मतलब बेसिकली जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। ये जो आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहा होगा मिशन HPSSC, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि HPSSC के अंडर जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पे आते हैं, जैसे हो गया आपका HP टैट हो गया, आपका TGT कमीशन हो गया, HP पुलिस हो गया, पटवारी हो गया। तो ये मेनली जो भी एग्ज़ाम है, ये नीव इंस्टीट्यूट इन सभी एग्ज़ाम को जो है वो टारगेट करता है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक जो है हमारा जो ये बैच स्टार्ट हुआ है HP टैट का, इसे ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए मैं बता दूं कि उन्हें क्या करना है। उन्हें गूगल प्ले स्टोर पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और जो नंबर है 9459802085 पर कॉल करनी है। इसके बाद जो है वो आपको जो है वो बैच में जो है वो एनरोल कर लिया जाएगा। साथ में हम बात करते हैं कि आप जो है वो नीव इंस्टीट्यूट को ही क्यों ज्वाइन करें, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसके जो फ़ायदे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वीक डेमो फ्री, आपको जो है यहाँ पे 1 वीक का डेमो फ्री दिया जाएगा। यानी कि कोर्स परचेज करने से पहले यहाँ पे आपको जो है वो डेमो फ्री दिया जाएगा। यानी आप अगर सेटिस्फाइड होंगे तभी आप इस कोर्स को परचेज करिएगा, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर डेली क्लासेस। यहाँ पर जो है वो आपकी डेली क्लासेस ली जाती हैं जैसे, और वीकली टेस्ट हो गए, डाउट क्लासेस जो हैं वो यहाँ पे ली जाती हैं। मेन बात यहाँ पे आती है ये जो सॉरी, ये जो लिखा है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे जो है वो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है जो BPL स्टूडेंट हैं उनके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। नेक्स्ट जो है आज का टॉपिक सर्कुलर मोशन, साथ में जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और थोड़े से जो एक टॉपिक और बचता है केपलर के लॉ। मतलब यहाँ पे बेसिकली जो हम ये मोशन का जो ये हमने मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, वहाँ अब हम इस पॉइंट पे पहुँच गए हैं जहाँ पे अब थोड़े से टॉपिक रहे हैं मोशन से रिलेटेड, जिन्हें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और नेक्स्ट जो आपका पेपर है उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। अब मैं ये टॉपिक पढ़ लोगे जब आप, फिर मैं बताऊंगी आपको कि क्वेश्चन किस तरह से यहाँ से पूछा गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है? इफ अ बॉडी डिस्क्राइब इट्स मोशन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक और पाथ, देन द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। आपको समझ में आया होगा। जब कोई बॉडी जो है क्या करती है, सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक में जब मोशन करती है तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन सिंस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज टेंजेंशियल, क्या होती है? टेंजेंशियल होती है। टेंजेंशियल का मतलब होता है, ऐसे यहाँ पे जब ये दिखाया गया है, ये वाली, ये जो है ये टेंजेंशियली होती है, ठीक है, मतलब पैरेलल आप मान सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी कैसी होती है? टेंजेंशियल होती है। एट एवरी पॉइंट ऑफ द ट्रैक इट्स डायरेक्शन चेंज एवरीवेयर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है? जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या है, सर्कुलर मोशन में इस तरह से घुमाया जाता है तो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन में तो चेंज होता है। स्पीड तो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती रहती है? डायरेक्शन हमेशा और हर पॉइंट पे क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? दिस शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट का मतलब है कि स्पीड जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। जैसे आपको डायग्राम में पता लग रहा होगा, ये सर्कुलर पाथ है। अगर हम एक पत्थर को लें, एक स्टोन को लें और उसे क्या करें, इस तरह से घुमाएं, तो क्या रहेगा? स्पीड उसकी जो है वो कांस्टेंट ही रहती है, लेकिन क्या है? डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होता है? डायरेक्शन
चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ v वेलोसिटी के साथ मैंने क्या बताया है कि ये क्या है, चेंज हो रही है डायरेक्शन, यानी कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ स्पेस लिखा गया है, यहाँ स्पीड होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी एंड वेलोसिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी, यानी कि डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी। सो द मोशन इज एक्सलरेटेड मोशन। तो मोशन क्या कहलाएगी, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है आपके पास, एक्सलरेशन कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ था। एक क्वेश्चन आपको आया हुआ था कि अगर कोई बॉडी जो है वो टेंजेंशियली एक्ट कर रही है, यानी किसी बॉडी की जो स्पीड है या जो बॉडी है वो किसी पॉइंट पे टेंजेंशियली एक्ट कर रही है, तो उसका पाथ कैसा होगा। क्या क्वेश्चन था, जब कोई बॉडी जो है वो टेंजेंशियली एक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे तो उसका पाथ कैसा होगा। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो टेंजेंशियली एक्ट कर रही है बॉडी, तो जो पाथ होगा वो कैसा होगा, टेंजेंशियली का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। जैसे तो टेंजेंशियली जब एक्ट करेगी, जैसे इस पॉइंट पे कर रही है, तो पाथ कैसा होगा, पाथ आपका सर्कुलर होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि आपका जो पाथ है वो कैसा होगा, वो होगा सर्कुलर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर किसी बॉडी की अगर कोई बॉडी क्या है सर्कुलर मैनर में मूव कर रही है और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी जो वेलोसिटी है और जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। सर्कुलर मैनर में है, स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज का मतलब डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो वो मोशन कौन सी होगी, क्या वो नॉन एक्सलरेटेड होगी, क्या वो एक्सलरेटेड होगी, क्या वो नन ऑफ द दीज होगी, मतलब इस तरह से क्या है आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा, जब स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी चेंज हो रही हो और पाथ सर्कुलर हो तो मोशन कौन सी होती है, वो एक्सलरेटेड मोशन होती है, ठीक है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ये बात हो गई आपकी सर्कुलर मोशन की, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम देखते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, यानी कि अगर मोशन ऑफ द बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब पहले बात कर ली हमने सर्कुलर मोशन की, अब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब ही है क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्पीड का कांस्टेंट होना, ठीक है। तो क्या मतलब है, यहाँ अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वो जो पाथ है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जो वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो, तो उसमें जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी कहलाती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहलाती है, वो कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी। जब भी सर्कल में बात आएगी, सर्कल में कोई चीज घूम रही होगी तो वहां पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है एंगुलर वेलोसिटी और उसे ओमेगा से जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है। ओमेगा यानी वेलोसिटी क्या होती है आपके पास वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी क्यों हो जाएगी, जैसे कि इस स्लाइड में देखिए, ये जो है हमारे पास थीटा एंगल, कौन सा एंगल है ये है हमारे पास थीटा एंगल, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थीटा एंगल, यानी कि यहाँ पे जो थीटा एंगल दिख रहा है इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहाँ से कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि इस पॉइंट से जो ये है आपके पास, एक सेकेंड, जो ये है आपके पास
ये वाला ये थीटा एंगल है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आता है आपका थीटा के अंदर, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ, जब जो ऑब्जेक्ट था वो क्या कर रहा था, सर्कुलर मूव कर रहा था, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और ये जो Q अपॉन टी है इसे हम मेजर करते हैं। आपको पता है जब मैंने यूनिट और मेजरमेंट का जो चैप्टर है वो करवाया था तो उसमें बताया था कि एंगल के लिए जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन। क्या होता है एंगल के लिए, जब सर्कल की बात की थी तो यूनिट बताया था मैंने, क्या होता है, रेडियन। और टाइम के लिए यूनिट होगा आपके पास सेकंड, तो इसे रेडियन पर सेकंड में जो है वो मेजर करते हैं। नेक्स्ट आता है 2/t, यानी ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2/t। क्या लिख सकते हैं हम, 2/t। नेक्स्ट अगर हम वेलोसिटी की बात करें, लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन टाइम। क्या होती है आपके पास, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन टाइम। और ये बराबर आती है आपकी ओमेगा इंटू आर। किसके बराबर आती है, ओमेगा इंटू आर, यानी एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि आपके पास जो लीनियर वेलोसिटी की टर्म में ये v जो है ये लीनियर वेलोसिटी है, इसकी टर्म में हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी आती है वो आती है ओमेगा इंटू आर। क्या आती है, ओमेगा इंटू आर। ये ओमेगा कैसे आया, क्योंकि 2/t को हमने क्या माना है, ओमेगा। ऊपर लिखा हुआ है 2/t को हमने क्या माना है, ओमेगा। और ओमेगा इंटू आर, आर जो यहाँ पे ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में आर है। ठीक है, तो आपको मेनली ये जो सर्कुलर मोशन है इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो पाथ होगा वो कैसा होगा। अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी स्पीड कांस्टेंट है वो और वेलोसिटी चेंज हो रही है, और साथ में अगर वो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, टेंजेंशियली यानी पैरेलल जो है, जो फोर्स लग रही है, जो वो आगे को मूवमेंट हो रही है वो टेंजेंशियली हो रही है, टेंजेंशियली फोर्स लग रही है, तो वो क्या होगी, टेंजेंशियली यानी कि पैरेलल, जो पैरेलल मतलब जो आगे को उसको धकेल रही है। ठीक है, तो वो वाली जो फोर्स लग रही है वो अगर टेंजेंशियली है तो जो पाथ है वो कैसा होगा, जो पाथ है वो सर्कुलर होगा। और अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपके पास जो है वो पाथ तो आपका हो गया सर्कुलर, वो तो पता लग गया, लेकिन जो मोशन है वो क्या होगी, वो होगी आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई आपकी सर्कुलर मोशन की। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो मैंने यहाँ पे आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लिए। अब अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है सॉरी जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पे चलते हैं हम। उसमें क्या है, उसमें बात की गई है प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जैसे डेफिनेशन पढ़ी है पहले, इफ अ बॉडी डिस्क्राइब अ 2-डायमेंशनल मोशन हुज पाथ इज पैराबोलिक एंड सच अ बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। क्या बोला गया, मान लो आप कहीं से जो है वो क्या करते हो, आप एक जगह पे खड़े हो और एक जो आप ऑब्जेक्ट है उसे थ्रो करते हो। ठीक है, तो जब आप उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो क्या होगा, वो अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो तो वो क्या होगा, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद अगर वो एक v वेलोसिटी के साथ और थीटा एंगल के साथ अब किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करोगे, क्या बोला मैंने, v वेलोसिटी के साथ और थीटा एंगल के साथ जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो क्या होगा, वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद क्या है, नीचे गिर जाएगा। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। जैसे क्या बनेगा, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है आपको पिक्चर में, ये क्या है, v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल के साथ किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, मान लो आपने किसी बॉल को थ्रो किया। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी मोशन भी कुछ इस तरह से होगी जैसे पिक्चर में दिखाई गई है।
ठीक है, क्या होगा, उसकी मोशन भी क्या है, जो है वो क्या होगी, इस तरह से होगी जैसे पिक्चर में दिखाई गई है। ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी के साथ विद थीटा एंगल जो है वो हम किसी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करेंगे तो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद क्या होगा, वो जमीन पे आके गिर जाएगी। यहाँ पे जो बात है जो हमें पता होनी चाहिए कि क्या होगा, यहाँ जब मैक्सिमम हो जाएगी इसकी जो हाइट है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, यहाँ पे जो वेलोसिटी के साथ हमने इसको ऊपर फेंका ना, तो मैक्सिमम जब हाइट अटेन कर लेता है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ही क्या वो नीचे गिरना जो है वो स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें हम बेसिकली जो इसके इक्वेशन है उनको पढ़ेंगे। उनको यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ पे आपको बताए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में जिस तरह से आपसे पूछा गया था उस तरह से मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो जो फॉर्मूले हैं जो कैसे प्रोड्यूस हुए और क्या निकालने को बोला गया है प्रोजेक्टाइल मोशन में। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का क्या मतलब होता है, टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, थ्रो किया, जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और जो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के बाद जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो उसने कितना टाइम लिया, एसेंट मतलब ऊपर जाने के लिए उसने कितना टाइम लिया, उस मैक्सिमम हाइट जो थी आपकी वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया, यानी मैक्सिमम जो आपकी हाइट है वो होता है टाइम ऑफ एसेंट, जहां तक पहुंचने के लिए उसने टाइम लिया। तो ये कितनी आती है आपके पास, टी ए से इसे डिनोट करते हैं यानी टाइम ऑफ एसेंट, और कितनी आती है आपके पास, यू साइन थीटा अपॉन जी। यू साइन थीटा अपॉन जी किस तरह से आया, जो लास्ट स्लाइड है उसे देखिए। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास v वेलोसिटी है या u वेलोसिटी है, इसको क्या करते हैं हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नहीं किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे जो है इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक इस साइड को करते हैं और एक ऊपर वाली साइड को करते हैं। यहाँ पे जो थीटा के साथ एंगल आता है वो आता है आपका u कॉस थीटा, और जो ऊपर की साइड एंगल आता है वो आता है u साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होना, v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी तो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, अगर u वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया है तो जो u वेलोसिटी है इसी को ही क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, u वेलोसिटी भी वही है और u साइन थीटा वेलोसिटी भी वही है और u कॉस थीटा वेलोसिटी भी वही है, जिस वेलोसिटी के साथ उसको क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। बस इसमें डिफरेंस जो है वो ये है कि ऊपर की साइड जो वेलोसिटी लग रही है वो है u साइन थीटा, और जो एक्स एक्सिस की साइड को जो वेलोसिटी लग रही है वो है u कॉस थीटा। ठीक है, तभी इसे क्या बोला गया है, टू डायमेंशनल। ऊपर वाली साइड आपकी y एक्सिस होती है और नीचे वाली साइड आपकी x एक्सिस होती है। तो इसमें क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट की। टाइम ऑफ एसेंट आपको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, आपका जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जो आपकी काइनेमेटिक इक्वेशन है उसका यूज करके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में उसका यूज करके जो है वो हम टाइम ऑफ एसेंट जो है वो यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है, टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बताया ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के साथ। v आपकी क्या हो जाएगी, v तो आपकी होगी मैक्सिमम। ठीक है, v यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये यहाँ इस पॉइंट पे b क्या होगी,
इस पॉइंट पे v क्या होगी, इस पॉइंट पे v जो है वो 0 होगी। ठीक है, अगर v 0 है तो u कितना होगा, u आपका ऊपर की तरफ कितना है, u साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और at एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ग्रेविटी, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस g हो जाएगा, और t आपके साथ वैसा का वैसा ही लग जाएगा। यानी यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है, यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। दूसरी यहाँ पे बात आती है टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब है जब ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन कर ली, उसके बाद जब वो नीचे आया तो नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा, तो ये जो टाइम होता है ये बराबर होता है, जितना ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही ऑब्जेक्ट को नीचे आने में टाइम लगता है। तो ठीक है, तो इसका इक्वेशन भी जो है वो टी डी की इक्वेशन भी क्या होगी, यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, जब टोटल टाइम हम निकालते हैं तो वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एफ होगा, जहाँ पे टी जी लिखा है टी एफ होगा यहाँ पे, तो टी ए प्लस टी डी कितना बन जाएगा आपके पास, 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या बन जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि अब आपको पता लग गया होगा कि टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कैसे निकालते हैं। ये तो होगी एक इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। कौन सा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। जब ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपके पास जो मैक्सिमम हाइट है, जिसकी बात हमने यहाँ पीछे की, ये जो हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे एरो शो किया है, यहाँ की जो आपकी हाइट है वो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, वैसे इसकी जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला डिराइव करके जो आंसर आता है वो आता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। आई थिंक यहाँ पे 2 नहीं आता है, यहाँ पे आता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी करके आता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा। क्या फॉर्मूला यूज करना है आपने, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। एस किस लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम रेंज की। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज ये जो लिखी है रेड लाइन से आपको शो हो रही है, रेंज यानी कि कितना एरिया उस ऑब्जेक्ट ने जो है वो कवर किया, वो होती है आपके पास रेंज। तो रेंज निकालने के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। रेंज अगर आप ऐसे देखो, अगर आप ऐसे नॉर्मली सोचो कि रेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया और कितने टाइम में किया। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके जो है वो रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है रेंज उस तरह से यहाँ पे निकल जाएगी, और रेंज जो है वो आएगी आपके पास, यहाँ लिखा भी है टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कितनी देर वो हवा में रहा और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो रेंज आपके पास आएगी यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है आपके पास, इसको समझने से पहले जो है वो हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की, कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है एनी मोशन दैट रिपीट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एनी मोशन दैट रिपीट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वो मोशन जो क्या करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो, रिपीट हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपके पास मोशन ऑफ अर्थ, वो होती है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ अर्थ क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या है, वो अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रेड से आप बांध दो, किसी पत्थर को, स्टोन को आप थ्रेड से बांध दो, उसे इस तरह से घुमाओ तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, वो अपनी पोजीशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, उस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट आती है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, इफ अ पार्टिकल इन पीरियोडिक मोशन मूव बैक एंड फोर्थ ओवर द सेम पाथ। क्या बोला, होगा तो वो कौन सी मोशन में, पीरियोडिक मोशन में ही होगा, लेकिन कैसे मूव करेगा, बैक एंड फोर्थ, इस तरह से
बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो आप इस जो एग्जाम्पल जो मैं दे रही हूँ इससे आप समझ रहे होंगे कि ये कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इससे रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है, क्या करता है वो बैक एंड फोर्थ करता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया है सिंपल पेंडुलम का, क्या है वो भी क्या करता है, एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के बाद क्या करता है, अपनी जो पोजीशन है उसको क्या कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगी आपके पास ऑसिलेटरी मोशन जो है वो यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अब ऑसिलेटरी मोशन की ही क्या एक स्पेशल टाइप है, क्या बोल रही हूं मैं, ऑसिलेटरी मोशन की ही एक स्पेशल टाइप है जिसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं जिसे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक ऑसिलेटरी मोशन के साथ एक और टर्म आती है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन का क्या मतलब है, ऑसिलेटरी मोशन तो हो गई आपकी कि बैक एंड फोर्थ, लेकिन वाइब्रेटरी जो या वाइब्रेशन जो मोशन होती है उसमें क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, जब फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा बढ़ जाए, मतलब पर्टिकुलर टाइम में जो है वो ज्यादा बैक एंड फोर्थ जो मोशन हो वो हो रही हो। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो वो क्या हो जाती है आपकी वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन जो है वो मोशन में आ जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, यानी जो ये ऑसिलेटरी मोशन है इसी का ही एक एग्जांपल मान लो या इसी की नेक्स्ट फॉर्म मान लो, वो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वो क्या होती है, इन विच एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट in the path of motion and is proportional to the displacement from the point। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये किस तरह से होता है। मान लो आपके पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है, उसको हमने एक पर्टिकुलर एक जो है एक स्प्रिंग के साथ एक बॉक्स को कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ही इस बॉक्स को मैं कंप्रेस करूंगी या फिर इसको आगे को धकेलूंगी या इसको खींचूंगी तो क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें, यानी कि ये अपनी जगह से क्या करेगा, ये अपनी जगह से मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब ये अपनी जगह से मूव करेगा तब जो है वो एक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, ये जो हमारे पास बॉक्स है इसमें क्या होगा, एक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरफ से धकेलूंगी तो मान लो अगर बॉक्स यहाँ पे पहुंच गया तो क्या है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया और साथ में एक्सेलरेशन क्या हुआ, इसकी स्पीड में भी क्या हुई, क्या होगा, ये बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा ना। जब स्प्रिंग को क्या करूंगी मैं आगे पीछे करूंगी तो ये क्या होगा, ये बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। यानी कि क्या होता है, ये जो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, जो ये एक्सेलरेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके एक्स के, एक्स यानी कि आपके डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, यही बात जो है यहाँ ऊपर डेफिनेशन में बोली गई है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द पाथ ऑफ मोशन। क्या होता है, वो अपनी जगह से बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहता है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता रहता है एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट। और ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, किसके बराबर होगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर होगा जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, जितनी जो ये बॉक्स है अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ उसके बराबर ये होगा। तो ये होती है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसकी एक इक्वेशन है जिसे सॉल्व करके यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है। यहाँ पे इक्वेशन क्या है, d² x/dt² प्लस जो हमारे पास ओमेगा स्क्वेयर, ये स्क्वेयर है, ओमेगा² x इज इक्वल टू 0, इसके बराबर है ओमेगा² x इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा ये जो d² x/dt² है ये क्या है, ये है हमारे पास एक्सेलरेशन। क्या है ये हमारे पास एक्सेलरेशन। तो ये जो ये पूरा फॉर्मूला है ये सॉल्व करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो है आपका टेट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते
हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल होते हैं, जो एक बॉक्स ले लीजिए या कोई पार्टिकल ले लीजिए, उनकी वेलोसिटी क्या होती है? तो उनकी वेलोसिटी होती है ओमेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है ओमेगा √a² माइनस एक्स स्क्वेयर। ये क्या है? ये है आपके पास एक्स स्क्वेयर, यानी ओमेगा √a² माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ तक जो थी वो आपकी ये मोशन का जो थे 2-3 टॉपिक यहाँ तक कवर होते हैं, जो आपकी मतलब जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उनके अकॉर्डिंग ही मैंने ये टॉपिक जो है वो तैयार किए थे। नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का क्या मतलब है? जो केपलर थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिए प्लैनेटरी मोशन के, ठीक है। उन्होंने क्या, जैसे न्यूटन ने लॉ दिए मोशन के, वैसे ही केपलर ने भी लॉ दिए प्लैनेटरी मोशन के। उन्होंने लॉ दिया, उनका जो फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी कि हमारे पास जो ये लॉ ऑफ ऑर्बिट है वो क्या बोलता है? देखिए यहाँ पे बोला है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द इलिप्स, ठीक है। बोला कि जो भी हमारे पास जो भी प्लैनेट है वो क्या करते हैं, वो सन के अराउंड जो है वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जो सन है क्या है, ये एक इलिप्टिकल शेप में जो है वो चक्कर लगाते हैं। कौन सी शेप में? इलिप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इलिप्टिकल शेप में जो है वो यहाँ पे चक्कर लगाते हैं सन के अराउंड। और सन जो है वो किसी भी इलिप्स पे हो सकता है, ठीक है। जैसे एक सन यहाँ पे बनाया है, दूसरा सन, ये जो दूसरा पॉइंट है आपके पास, यहाँ भी हो सकता है सन, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि लॉ ऑफ ऑर्बिट का सिर्फ इतना बोलने का मतलब था कि क्या है, एवरी प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल शेप में जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। ये था लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड जो हमारे पास लॉ आता है वो आता है हमारे पास लॉ ऑफ एरिया। कौन सा आता है? सेकंड आता है हमारे पास लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया में क्या बोला गया उन्होंने? बेसिकली पहले तो आप इस डायग्राम को समझिए, ठीक है। इस डायग्राम से आपको पता लगेगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास मान लीजिए कि सन इस फोकस पॉइंट पे है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये क्या है, एक इलिप्टिकल शेप होती है और सन एक फोकस पॉइंट पे होता है, और जो अर्थ है वो क्या करती है, इसके अर्थ या कोई भी प्लैनेट क्या है, अराउंड सर्कुलर मैनर में मूव करते हैं। तो अब देखिए जो लॉ ऑफ एरिया है इसमें क्या बोला गया, मान लीजिए कि जो आपकी अर्थ है वो इस पॉइंट पे है, मान लीजिए जो अर्थ है वो इस पॉइंट पे है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। आफ्टर टाइम टी, या मान लीजिए 1 मंथ बाद, क्या 1 मंथ बाद जो है वो आपकी जो अर्थ है इस पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है। आपने काउंट कर लिया कि ये एरिया कितना हुआ, ये एरिया कितना उसने कवर किया 1 मंथ के अंदर, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने कंसीडर कर लिया। फिर थोड़े दिनों बाद आपने फिर से कंसीडर किया कि मान लो अब अर्थ यहाँ पहुँच गई, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुँच गई, और ये टाइम पीरियड वो ही रहा। आफ्टर 1 मंथ आपने देखा कि अर्थ यहाँ पे पहुँच गई, दूसरे पॉइंट पे पहुँच गई, ठीक है। जब आपने एरिया कैलकुलेट किया तो वो एरिया इक्वल था। देखने में ये एरिया क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है, क्योंकि ये एरिया क्या ज़्यादा कवर हो रहा है, लेकिन क्या है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि इनके बोलने का मतलब क्या था कि चाहे जो सन है इस फोकस पे रहे या दूसरे फोकस पे रहे, ये क्या करेगा, इक्वल एरिया सबटेंड करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक साइड एरिया ज्यादा होगा, एक साइड सन जो है वो ज्यादा होगा, एक साइड सन जो है वो कम होगा, नहीं। तो डेफिनेशन क्या थी इसकी? डेफिनेशन थी द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अ प्लैनेट टू द सन स्वीप आउट इक्वल एरिया, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू सन स्वीप आउट, यहाँ पे इक्वल एरिया होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा द सन स्वीप आउट इक्वल
इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज एरिया, इक्वल एरिया, यहाँ पे होगा इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट, यानी एरियल वेलोसिटी यानी dA/dt जो है हमारे पास कांस्टेंट होगा, यानी कि ये क्या होगा, इक्वल एरिया सबटेंड करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये बताया गया जो केपलर का सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना जो लास्ट है हमारे पास, लॉ ऑफ पीरियड। इन्होंने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ पीरियड। तो लॉ ऑफ पीरियड में इन्होंने क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। क्या, जो टाइम पीरियड होगा हमारे पास, जो हमारे पास टाइम पीरियड होगा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is directly proportional to the cube root of the semi major axis। यहाँ पे होगा semi major axis of the elliptical orbit, यानी कि ये किसके बराबर होगा, जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब रूट के बराबर होगा। ये बोला गया लॉ ऑफ पीरियड में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेजर एक्सिस होती हैं वो कौन सी होती हैं और जो माइनर एक्सिस होती हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो आप ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो हमारे पास लाइन है, ये जो डॉटेड 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 लाइन है, ये वाली ये वाली जो लाइंस हैं, इन्हें हम बोलते हैं, इनमें से जो एक लाइन होती है जिसे हम, इस लाइन को हम बोलते हैं, जो हमारे पास ये पोल की तरफ होती है लाइन, इसे हम बोलते हैं, मेनली ये जो लाइन है जो पोल की तरफ होती है, इसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये होती है हमारे पास माइनर एक्सिस। और ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल, इसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सेमी मेजर का क्या मतलब हो गया, हाफ इस सेंटर से इसकी हाफ, और सेमी माइनर का क्या मतलब हो गया, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेमी मेजर और सेमी माइनर यहाँ पे जो बात की गई है, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी टी स्क्वायर जो है वो आपका बराबर होगा, टी स्क्वायर जो आपका बराबर होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब रूट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो थे आज का जो हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहले तो हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा, फिर जो है हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा, देन हमने केपलर के लॉ को डिस्कस किया। तो ठीक है, तो ये तो था आज का टॉपिक, जिसमें जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम रिलेटेड थे, जो भी आपके एग्जाम में आए हुए थे, उनके अकॉर्डिंग मैंने ये आज का टॉपिक तैयार किया था। मतलब यहाँ पे क्या था, आपकी बहुत ज़्यादा डेरिवेशन मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की हुई थी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले जो हैं यहाँ पे आपके सामने रखे हुए थे, जो मतलब जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब है, जैसे हमारे पास मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी होगी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, देन प्रेशर हो गया, देन सरफेस टेंशन हो गई, तो उनसे भी क्या है, मतलब ये तो हैं छोटे छोटे टॉपिक, जैसे कि सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस एनर्जी हो गया, इनसे भी आपसे जो वो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें जो है हम प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।